हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था मौर्य वंश की स्थापना के बारे में और उनके संस्थापक जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बिंदुसार के बारे में, अशोक सम्राट के बारे में और अंतिम शासक जो बृहद्रथ था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मार करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। इन सारी बातों की हमने जानकारी ली थी और साथ ही हमने जाना था मौर्य प्रशासन के बारे में कि मौर्य वंश के समय मगध साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि कई अलग अलग जो है प्रशासनिक विभाग थे और जिसके कई अलग अलग जो है पदाधिकारी हुआ करते थे, जिसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में जो है चाणक्य कौटिल्य के बारे में पढ़ा था। उसके साथ कृषि विभाग का मंत्री, वाणिज्य विभाग का मंत्री, है ना। इस प्रकार से अलग अलग जो है पदाधिकारियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के समय जो मगध साम्राज्य के प्रांत थे, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में बांट करके और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए जो है ऐसा कार्य किया गया था। जिस प्रकार आज एक देश होता है, देश के अंतर्गत कई अलग अलग राज्य होते हैं, जैसे आपका भारत देश है उसके अंतर्गत एक बिहार राज्य है। तो ऐसा क्यों किया गया है कि पूरे भारत, इतने बड़े भारत को जो है प्रशासनिक व्यवस्था को सुगम बनाया जाए। तो उस समय भी जो है आपका जो मौर्य वंश था उस समय मगध साम्राज्य पर जब शासन था उसका, तो उन्होंने भी इस तरह से जो है प्रशासन को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और बेहतर ढंग से अपना प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए जो है वह कई अलग अलग प्रांतों में मगध साम्राज्य को विभक्त किया था, जिसमें जो है प्रांत को चक्र कहा जाता था। उस समय कहा जाता था, प्रांत को चक्र कहा जाता था। तो उसमें कई अलग अलग प्रांत थे, जैसे उत्तर दिशा के प्रांत को उत्तरापंथ कहा जाता था और उसका राजधानी था तक्षशिला। उत्तर दिशा के प्रांत को उत्तरापंथ कहा जाता था जिसका राजधानी तक्षशिला था। वहीं दक्षिणापंथ के राज्य को जो है, दक्षिण के राज्य को दक्षिणापंथ कहा जाता था जिसका राजधानी स्वर्णगिरी हुआ करता था। वहीं जो पूर्व के राज्य थे उनको परासी कहा जाता था जिसका राजधानी आपका बिहार का जो वर्तमान राजधानी पटना है उसी का जो पुराना नाम था पाटलिपुत्र, वहीं जो है पूर्व के जो राज्य हुआ करते थे उसका राजधानी हुआ करता था। वहीं जो है पश्चिम में अवंती राज्य था, है ना। तो पश्चिम के अवंती राज्य का जो राजधानी है उज्जैन के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। उज्जैन एक बहुत बड़ा नगर है, आज भी वर्तमान में भी एक बहुत बड़ा नगर है उज्जैन। तो वही उज्जैन को उज्जैनी कहा जाता था और वह आपका जब आपका मौर्य वंश का शासन था उस समय जो है अवंती वहां का एक प्रांत हुआ करता था जिसका राजधानी उज्जैनी हुआ करता था। वहीं आपका बिहार के दक्षिण में ही, यानी कि मगध के दक्षिण में ही वर्तमान जो उड़ीसा है उसको उस समय जो है कलिंग कहा जाता था। और कलिंग को आपको लोगों ने पता है कि कलिंग को जो है अशोक ने जीता था और उसी के बाद जो है उसका आपका हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, बौद्ध धर्म को मानने लगा था और फिर धर्म की ओर जो है अपना रास्ता अपना लिया था, है ना। युद्ध की रास्ता छोड़ करके और धर्म की रास्ता अपना लिया था उन्होंने। तो उस कलिंग का जो राजधानी था वह तोसिली था। इस प्रकार जो है पूरे मगध साम्राज्य को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में, जिसे चक्र कहा जाता था, बांट करके और प्रशासन को सुगम और सरल बनाने का प्रयास किया गया था। उसमें प्रांतों को भी अलग अलग जो है विषय में बांटा गया था। विषय, और विषय के जो प्रमुख होते थे वे विषयपति कहलाते थे या प्रादेशिक कहलाते थे। विषय को भी जो है गांव में बांटा गया था और 10 गांव के एक समूह, जैसे आज पंचायत होता था तो होता है उसी प्रकार जो है उस समय भी 10 गांवों का समूह होता था और उस 10 गांव के समूह के जो प्रमुख होते थे उन्हें गोप कहा जाता था, है ना। और वहीं जो एक गांव का प्रमुख होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विषय के जो प्रमुख थे उन्हें विषयपति या प्रादेशिक कहा जाता है। जो 10 गांवों के समूह के जो प्रमुख होते हैं उन्हें गोपी कहा जाता था और जो एक गांव का प्रमुख होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था, है ना। तो वहीं पे एक और यहाँ पे एक बिंदु पर ध्यान देने वाली बात है कि जो राजा के जो पुत्र होते थे उन्हें राजन या कुमार कहा जाता था। वे जो आप प्रांतों के बारे में पढ़े वे प्रांतों के गवर्नर बनाए जाते थे, है ना। प्रांतों का उन्हें शासक बनाया जाता था जिससे यह पता चल सके कि कौन सा हमारा पुत्र जो है वह सही तरीके से जो है उसमें गुण है,
आगे उत्तराधिकारी बनने का और सही तरीके से अपने राज्य का कार्यभार देख पा रहा है। ये सारी बातें जो है राजाओं के द्वारा किया जाता था और मौर्य वंश के समय जो है यह काफी ज्यादा प्रचलन में थी। वहीं जो है अब ग्रामीण व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने समझा कि 10 गांवों के समूह का जो प्रमुख होता था उसे गोप कहते थे और एक गांव के प्रमुख को ग्रामीण कहते थे। तो गांव ही तो सिर्फ नहीं थे, नगर भी थे, क्योंकि जो आपने प्रांतों के जो राजधानियों के बारे में पढ़ा, उत्तरापंथ का राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापंथ का राजधानी स्वर्णगिरी, उसके बाद पूर्वी जो प्रांत था जिसे प्रासी कहा जाता था उसका राजधानी अपना पटना अर्थात पुराना नाम जो पाटलिपुत्र था वह, उसके बाद पश्चिम का अवंती प्रांत का जो आपका राजधानी था उज्जैनी, उसके बाद जो कलिंग वर्तमान में जो उड़ीसा है उसको पूर्व में कलिंग कहा जाता था, कलिंग की राजधानी तोसला। तो ये सब जो राजधानियां थी वो नगर ही थे। आज भी आप देख रहे हैं जहां भी राज्यों की राजधानियां हैं, चाहे बिहार की राजधानी पटना की बात किया जाए, झारखंड की राजधानी रांची की बात किया जाए, यूपी की राजधानी लखनऊ की बात किया जाए, तो ये क्या है, ये शहर ही है। भारत की राजधानी नई दिल्ली की बात किया जाए, क्या है, शहर ही है। तो उस समय भी ये नगर होते थे, शहर होते थे। तो नगरों पर भी तो प्रशासन करना है ना। जैसे आज आप नगर पालिका, नगर पंचायत, है ना, नगर निगम इस तरह से देख रहे हैं, तो उस समय भी जो है इस तरह से अलग अलग समितियां बनाई जाती थी। और मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज के इंडिका से यह पता चलता है कि उस समय नगर में 6 समितियां हुआ करती थी और 6 समितियों में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। इस प्रकार 30 जो है लोग मिल करके और 30 पदाधिकारी उसको कह सकते हैं, 30 कर्मचारी, 30 सदस्य मिल करके जो है पूरे नगर का व्यवस्था देखा करते थे। तो यह उस समय की नगरीय व्यवस्था हुआ करती थी, है ना। उसी में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य समाज के बारे में। क्या, किसके बारे में, मौर्य समाज के बारे में यदि पढ़ते हैं तो मौर्य समाज के बारे में आपका मुख्य रूप से जो है मेगास्थनीज का आपका जो इंडिका है और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे हमें क्या उस जानकारी हासिल होती है। कौटिल्य के जहां तक सवाल है तो कौटिल्य ने मौर्य वंश के समय मगध साम्राज्य के समाज को जो है 4 वर्णों में विभक्त किया है, पूर्व की तरह ही। इन्होंने बताया है कि मौर्य वंश के समय भी मगध साम्राज्य में ब्राह्मण हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, वैश्य हुआ करते थे, शूद्र हुआ करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के सापेक्ष देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा जो है शूद्रों की स्थिति मौर्य वंश के समय मगध साम्राज्य में बेहतर था। यहाँ शूद्र व्यापार व्यवसाय करते थे, शूद्र पढ़ाई करते थे, शूद्र वेद पुराण का अध्ययन करते थे, है ना। तो इस प्रकार शूद्रों की स्थिति बेहतर बताया गया है। वहीं मेगास्थनीज का बात किया जाए तो इन्होंने मौर्य कालीन समाज को जो है इन्होंने अलग अलग 7 भागों में बांटा है और इन्होंने कर्म के अनुसार बांटा है। जो काम करता था उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग वर्ग बता दिया। जैसे दार्शनिक होते थे, जो विद्वान होते थे, जो दूरदर्शी प्रवृत्ति के होते थे, है ना, तो उन दार्शनिकों को दार्शनिक कहा गया। और उसी प्रकार जो खेती गृहस्थी करते थे उन्हें किसान का जो है किसान वर्ग में डाल दिया गया। जो पशु पालन करते थे उन्हें अहीर कहा गया। उसके बाद जो कारीगरी का काम करते थे जैसे मूर्तिकार हो गया, कुम्हार हो गया, है ना, उसके बाद जो भी अपने हाथों से कला का प्रदर्शन करता था, कलाकार होता था, है ना, तो उन्हें जो है कारीगर में रखा गया। जो भवन निर्माण का कला था, है ना, जो मूर्ति वगैरह बनाने का कार्य जानता था, या जो मौर्य काल के समय आपने सुना है, पढ़ा है कि अशोक ने कई शिलालेख जो है लिखवाया, अभिलेख लिखवाया, कई स्तंभों का उन्होंने निर्माण किया, है ना। तो इस प्रकार जो वो कार्य करते थे तो उन लोगों को जो है कारीगर कहा गया। उसी प्रकार जो है राजा महाराजा होते थे, राज्य को चलाने के लिए सेनाओं की आवश्यकता होती थी। जो सेना के रूप में जो कार्य करते थे वे सैनिक कहलाए। जो कुछ निरीक्षक भी होते थे, है ना, जो गांवों को, शहरों को जो है निरीक्षण किया करते थे, है ना, राज्य को, प्रांत को निरीक्षण किया करते थे, वो निरीक्षक कहलाए। और वहीं सभासद भी होते थे। सभासद वे होते थे जो राज दरबार में राजा के साथ बैठा करते थे, उनसे बात विमर्श कर और राज्य के विकास के लिए बनाए जा रहे योजनाओं में वो भाग लेते थे, अपना सलाह देते थे। इस प्रकार मेगास्थनीज के द्वारा अलग अलग 7 जो है वर्गों में बांटा गया है मौर्यकालीन मगध साम्राज्य के नागरिकों को, है ना। वहीं बात किया जाए महिलाओं को लेकर के, तो महिलाओं को लेकर के जो है अलग अलग जो है मत है, लेकिन यह स्पष्ट है कि महिलाओं का स्थिति भी पूर्व की अपेक्षा जो है मौर्य वंश के समय मगध साम्राज्य में महिलाओं का स्थिति जो है बेहतर हुआ था। शूद्रों का स्थिति और महिलाओं का स्थिति भी बेहतर हुआ था। महिलाओं को जहां है दृष्टि से देखा जाता था उत्तर वैदिक काल में, वहीं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत
मौर्य वंश के समय जो है मगध साम्राज्य के महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की बात सामने आई है। साथ ही इन्हें वेद पुराण पढ़ने का अधिकार था, है ना, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चलते थे। तो इस प्रकार जो है यहाँ स्थिति महिलाओं का, स्त्रियों का जो कुछ संतोषजनक रहा है ना। वहीं वेश्यावृत्ति की बात किया जाए तो इन लोग का कहना है, मेगास्थनीज और जो कौटिल्य का शास्त्र है उससे प्रमाण मिलता है, उससे जो है यह स्पष्ट होता है कि मौर्य वंश के समय भी जो है वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति थी। और उस समय जो है वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को जो है रूपा जीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा जाता था। वहीं दास प्रथा को लेकर के कौटिल्य और मेगास्थनी दोनों में जो है अलग अलग जो है मत है। जहां कौटिल्य का कहना है कि मौर्य वंश के समय मगध साम्राज्य में दास प्रथा थी, वहीं मेगास्थनीज का कहना है कि मौर्य वंश के समय जो है मगध साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी। तो दास प्रथा को लेकर के अलग अलग जो है दोनों का मत है। तो ये जो आपका थे, ये आपका मौर्य वंश के समय जो मौर्य वंश के शासकों के द्वारा जो मगध साम्राज्य में जो प्रशासन चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग गांव के समूहों में, अलग अलग ग्रामों में जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, नगर के लिए अलग जो समितियां बनाई गई थी, उसके बारे में, साथ ही मौर्य समाज के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की। आगे हम लोग मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक द्वारा निर्मित कौन कौन से शिलालेख, अभिलेख, स्तूप हैं, और उसके साथ ही और भी अन्य जानकारियां भी प्राप्त करेंगे अगले के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।